हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी ये वीडियो देखा जा रहा है। तो एक खास वीडियो है, इस बार आर पार ऐसा ही लग रहा है और देश को तैयार किया जा रहा है। 244 जिलों में मॉक ड्रिल, युद्ध के दौरान कैसे बचे हम, ये सब बताया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। युद्ध के दौरान कैसे बचाव करें, अगर हवाई हमला होता है तो क्या करें। तो इन सब चीज़ों पर है और भी कई सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, उन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो एक लाइक बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 7 से 9 अप्रैल को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। तो इससे पहले इस तरह की देशव्यापी मॉक ड्रिल कब हुई थी? कब की बात है ये? तो इसका आंसर होगा 1971। सिंपल सा ये क्वेश्चन था एक, क्योंकि इतिहास भी जानना ज़रूरी है। और उस मॉक ड्रिल के बाद जो भारत ने कार्रवाई की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े में बँटा था, एक बांग्लादेश बन गया था। ओके? तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, तो सभी स्टेट्स को ये कह दिया है कि वहाँ अपने सिविल डिफेंस उनको तैयार करें और जनता को बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार प्रिपेयर रखें, क्योंकि युद्ध केवल मोर्चे पर ही नहीं लड़ा जाता है, बल्कि भारतवासी पूरे मिलकर लड़ते हैं। अगर हमला होता है तो कैसे बचना है, नागरिक अपने ठिकानों को कैसे बचाना है, क्या-क्या करना है, ये सारी बातें अभी आगे मैं भी बताऊँगा, ठीक है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार चरम होता जा रहा है, ओके? और जो गृह मंत्रालय है, उसी ने ये नागरिक सुरक्षा के लिए, लोगों के डिफेंस के लिए ये मॉक ड्रिल कराने का कहा है। ये फ़ोटोग्राफ देखिए, इसको देखकर हँसना नहीं है। ये क्या है? अगर कभी हमला होता है, हवाई हमला होता है और उसके लिए सायरन बजता है, तो हमें कैसे बचना है? इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने जिलों में होगी? तो 244 जिलों में होगी, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जंग की आपात स्थिति से जूझने के लिए देश का हर शहर तैयार रहे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों जो पहलगाँव में आतंकी हमला हुआ था, एक बार वहाँ भी चलते हैं फटाफट। पहलगाँव में जो आतंकी हमला था, मैप के ज़रिए देखते हैं, प्यारा भारत है अपना और ये वाला हिस्सा जो है ना वो जम्मू कश्मीर है और उसी में पहलगाँव एक जगह है और उसी की जगह में आप देख रहे हैं, ये है बैसरन की घाटी। क्या है? बैसरन की घाटी है और यहीं पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला कर दिया था पर्यटकों पर और वहाँ जो उनके साथ स्थानीय लोग थे, उन पर भी। ठीक है? तो एक नेपाल के व्यक्ति और बाकी भारतीय, उनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी इस आतंकी हमले में। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पर, मिनी स्विट्ज़रलैंड इस जगह को कहा जाता है। और उसके बाद पूरा तनाव जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस जो आतंकवादी कृत्य है उसको लेकर सँभलने को तैयार नहीं हो रहा है। ओके, तो गृह मंत्रालय ने ये कह दिया है, नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक होता है नागरिक सुरक्षा निदेशालय। ओके, तो उससे लगभग देश भर में 4 लाख स्वयंसेवक हैं और उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और आम लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और ये जो निदेशालय है ना, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय का ये 1962 में इसका गठन हुआ था और उसकी ओर से भी तमाम राज्यों को ही लिखा गया। दरअसल सिविल डिफेंस जो है ना वो बहुत सारे काम करते हैं वो लोग, जैसे भूकंप या इमारत ढहना हुआ या प्राकृतिक आपदा ही हुए, तो उस दौरान कैसे बचाव करें, इस तरह की मॉक ड्रिल जो है ना वो करता है सिविल डिफेंस, ठीक है? लेकिन जब कोई बाहरी खतरा होता है, जैसे युद्ध की स्थिति होती है, तो जनता को तैयार करने का भी काम सिविल डिफेंस का होता है, ओके? और इसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या करना है, हवाई हमला अगर होता है, तो एक सायरन बजता है और उस सायरन को भी समझना है कि ये सायरन जो है इसका मतलब ये हुआ कि हवाई हमला अभी हो रहा है, दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल ये सब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो भारत में काफ़ी स्वयंसेवक हैं और वो अपनी तरफ से तैयार हो रहे हैं, तो वो भी नागरिकों को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देंगे। मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा, ब्लैकआउट भी होगा, मतलब रात में बिजली काट दी जाएगी। क्यों काटी जाएगी? सायरन के साथ, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई विमान आता है दुश्मन का और वो अगर लाइट जल रही है तो उसको पता होगा कि ये शहर है और वहाँ पर बम गिरा देना है।
तो ये आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा और इस देश की भी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर ब्लैकआउट होता है तो अपना इन्वर्टर ना ऑन कर दें, अपना जनरेटर ना ऑन कर दें कि भाई मैं तो 30 मार खा हूँ। ये सब कुछ मामला देश की जो सुरक्षा है उस पर जो है दिक्कत हो सकती है अगर आप उस दौरान अगर ब्लैकआउट के दौरान बिजली को ऑन कर देते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं तो, ठीक है? तो ये जो पूरी सायरन है उसको पहचानना है, महत्वपूर्ण जो कारखाने हैं, ठिकाने हैं जो इम्पोर्टेंट, उन सब की कैसे रक्षा करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? लोगों से कह दिया जाएगा कि कैसे जगह को खाली करें, जहाँ पर हमला हो सकता है। फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन उन सबको मैनेजमेंट कैसे करना है। इमरजेंसी में कंट्रोल रूम, सहायक कंट्रोल रूम उसकी वर्किंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों को समझना है। पैनिक क्यों नहीं करना है, ये सब करना है। ठीक है? एयर रेडेड वार्निंग सिस्टम के अलर्ट को चेक करना, एयरफोर्स का तो हॉटलाइन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये जो है ना सिविल डिफेंस वो सब काम करेगा। ओके? कि अगर हमला होता है तो उस दौरान हम क्या-क्या करें, ठीक है? इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 7 से 9 अप्रैल तक तमाम स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? बच्चों को क्यों दी जाएगी? क्योंकि बच्चे बहुत आम ज़रिया हैं लोगों तक मैसेज पहुँचाने के। अगर स्कूल में बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर हमला होता है, अगर कभी सायरन बजता है और दुश्मन के जहाज हैं, ठीक है? जहाज तो भारत के भी हो सकते हैं और दुश्मन के भी आ सकते हैं, मिसाइलें आ सकती हैं। तो सरकार के पास अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो अगर दुश्मन का है तो सायरन बजेगा और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसे टेबल के नीचे छिप जाना है, रह जाना है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमला होता है और मिसाइल का हमला हो गया या कुछ हुआ, बम गिर गया, तो कैसे अगर छत गिर गई तो सीधे खत्म हो जाएँगे। छत कैसे? टेबल पे गिरेगी। टेबल के नीचे है तो कम से कम थोड़ा तो बचाव हो जाएगा। इस तरह की जो पूरी ट्रेनिंग है वो दी जा रही है और दी जाएगी और इससे क्या होगा बच्चे जो है ना एक-एक चीज़ बच्चे जल्दी सीखते हैं और वो अपने परिवारों में जाकर और हर घर में बच्चे हैं। अब अगर बच्चों को ट्रेनिंग दे दी गई तो वो अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी या अपने तमाम रिश्तेदारों को ये सब बताएँगे कि कैसे अगर हमला हो तो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बिजली बंद हो जाए तो कैसे हम खुद को सेफ रखेंगे उस दौरान। ठीक है, जंग के समय दुश्मन को लक्ष्य से भटकाना, क्यों बिजली बंद कर देना है? क्योंकि लक्ष्य से भटका देना है कि दुश्मन आ रहा है, उसको पता ही नहीं चले कि ये शहर या ये लोकेशन किस जगह पर है। पर महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उसको छिपा दिया जाए, ठीक है? कारखाने इन सबको। राज्य पुलिस भी अपने अधिकार वगैरह जो है वो इसके अलावा तमाम जो जैसे स्कूल के में जो एनएसएस है इसके अलावा एनसीसी है, नेहरू युवा केंद्र है, इन सबको इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि हमारी अपनी तैयारी पूरी रह सके। क्योंकि युद्ध युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती है, बल्कि युद्ध पूरी जनता लड़ती है और कई तरीके से लड़ती है। मोर्चे पर यानी सीमा पर तो आमने-सामने दुश्मन होते हैं, लेकिन अंदर मनोबल बनाए रखना और दुश्मन के अगर कुछ हमले हो रहे हैं, उनसे बचाए रखना, ये सब ज़िम्मेदारी आम लोगों की भी है। ओके। आपको बताऊँ 71 में 1971 में जो इस तरह की ड्रिल हुई थी और ये सब पूरी गाइडलाइन आम जनता के लिए भी ये जारी किया गया है कि वो तैयार रहें इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो 1971 में जब मॉक ड्रिल हुई थी ना, उस दौरान गज़ब हुआ था। मतलब उस दौरान तो एक बार मतलब कई बार ऐसे हुए कि 71 के बाद कि जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल एक विश्व धरोहर है, अब उसको बचाना है, तो उसको पाकिस्तानी फाइटर जेट से बचाने के लिए उसको हरे कपड़े से ढक दिया गया था। आपको पता है क्या? नहीं पता है तो जान लीजिए। हरे कपड़े से इसलिए ढक दिया गया ताकि जब विमान आए तो चारों तरफ हरियाली है तो उसको लगे कि हाँ, ताजमहल एक्चुअल में है ही नहीं। इस तरह की चीज़ें लगातार की जाएँगी लेकिन आपको ये बता नहीं देना है कि ऐसा कुछ हुआ है, उस वक़्त अगर कुछ होता है तो। ठीक है? तो इस तरह के चकमा देने की चीज़ें होती हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था और तो तनाव धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बनता जा रहा था। ओके, तो जनता भी तैयार होती जा रही थी और अभी पहलगाम हमले के बाद तनाव चरम में है, काफ़ी टॉप मतलब गर्म है माहौल और देश की जनता भी गुस्से में है और इस बार जो सरकार ऐसा संकेत दे रही है शायद कि आर-पार की कुछ बात हो। ठीक है? अगर हम दुनिया के मॉक ड्रिल की बात करेंगे, बड़े-बड़े मॉक ड्रिल की, एक तो 71 में भारत में हुआ था
और उससे पहले की बात करेंगे तो आप देखिए 1942 में कनाडा में इफ डे ड्रिल किया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 19 फरवरी 1942 को कनाडा के शहर में इफ डे का आयोजन किया गया था और नकली नाज़ी हमले का पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि कैसे बचें उसके दौरान। 1980 में ब्रिटेन में स्क्वायर लेग नाम का ड्रिल हुआ था। ये हुआ था 11 से 25 सितंबर 1980 में। स्क्वायर लेग ये फील्ड एक्सरसाइज का आयोजन था और इसमें सरकार ने सोचा कि अगर 150 परमाणु बम ब्रिटेन पर दाग दिए जाते हैं, तो कैसे तैयारी हो? तो पूरे देश में एयर रेड सायरन बजाए गए थे ताकि लोग खतरे से तुरंत सावधान हो जाएँ, बच जाएँ, ठीक है? आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे अलग-अलग जगहों पर बंकर हैं या अंडरग्राउंड कुछ है तो वहाँ पर कैसे रह सकते हैं, छिप सकते हैं, ठीक है? अच्छा आपको बताऊँ कि फिरोज़पुर छावनी जो पंजाब में है, वहाँ पर ब्लैकआउट अभ्यास भी किया गया 4 मई को और आधे घंटे तक ब्लैकआउट किया गया और लोगों को बताया गया कि कैसे ब्लैकआउट के दौरान जो है वो अंधेरा बिल्कुल अंधेरा रखें। ये ना कि जनरेटर चला लें, इन्वर्टर ऑन कर दें लाइट, वो सब कुछ बंद रखना है, ठीक है? अगर वाहन से जा रहे हैं, तो अगर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो तुरंत लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर देना है। पुलिस भी अलर्ट है, सब कुछ ये किया जा रहा है। तो ये तनाव इतना चरम पर है, बहुत ज़्यादा चरम पर है और भारत ने क्या किया है, चिनाब नदी पर जो सलाल डैम है, उसको और एक और डैम है बगलिहार डैम, उन दोनों के गेट बंद कर दिए हैं और इसके ज़रिए चिनाब का जो पानी है, वो पाकिस्तान में अब जाना बंद हो गया था। ठीक है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जानकारी मिली होगी कि अचानक से भारत ने बहुत ज़्यादा पानी बहा दिया। तो क्या किया था, जो डैम थे उसको खाली कर दिया और अब डैम के सारे गेट को बंद कर दिया गया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि डैम का गेट बंद होने की वजह से पानी अब जाना रुक गया है। अब वहाँ पर जो खेती है, वहाँ के जो पीने का पानी है, उन सब में दिक्कत तो होगी आगे आने वाले वक़्त में। और ख़ास बात आपको बताऊँ कि पूरी तैयारी हर तरीके की चल रही है। ये आप देखिए तैयारी, ये समुद्र में ये तैयारी चल रही है। डीआरडीओ ने एक ख़ास तरह का एमआईजीएम एक कहिए हथियार वो विकसित किया है और डीआरडीओ ने अभी मई में ही परीक्षण किया है। ये क्या है? इसका अगर हम कहेंगे मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है। मतलब समुद्र में माइन बिछाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि युद्ध के क्षेत्र में जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ पर लैंड माइन्स बिछाए जाते हैं, ताकि दुश्मन अगर आ रहा है, उसके टैंक आ रहे हैं, उसके कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो वो माइन्स पे अगर दबता है माइन्स, तो विस्फोट से वहाँ पूरा इलाका या वो जो भी दुश्मन है, वो खत्म हो जाए। ऐसा ही समुद्र में काम किया गया है, डीआरडीओ ने ये काम किया है। देखिए, आजकल क्या है, जो शिप है, वॉरशिप है, वो स्टेल्थ बन रही है। स्टेल्थ मतलब रडार से बचने की तकनीक है और उसको चकमा देने के लिए और वो स्टेल्थ जहाज भी, उसके जो खतरे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए ये खास तरह की ये एमआईजीएम यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन वो बनाया गया है और उसका परीक्षण किया गया। वो क्या है, खास तरह का चीज़ है, आगे मैं और बताऊँगा अगले प्रश्न में कि अगर कोई जहाज उस तरफ से आता है, तो ये एक्टिव हो जाएगा और उस जहाज को, उस पनडुब्बी को नष्ट कर देगा। इस मामले पर जब ये तनाव बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में भी वहाँ की संसद में विशेष बैठक हुई है। लेकिन वहाँ खुद ही अ, उ उम, मतलब जो सत्ताधारी पक्ष है, उसके ही बहुत सारे सांसद नहीं आए थे और फिर उसके बाद विपक्ष ने भी कुछ ने वॉकआउट कर दिया था। ओके। इधर संयुक्त राष्ट्र वहाँ भी जो है मीटिंग हुई है, यूएनएससी की मीटिंग हुई है, क्लोज़ डोर मीटिंग हुई है, उसके बारे में आगे बताएँगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने इस दौरान बयान दिया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है बहुत हाई लेवल है और दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए और तनाव दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गुटेरेस ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सैन्य समाधान मतलब समस्या का हल नहीं है और उससे ही मतलब चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये नहीं है। आप देखिए कि एंटोनियो गुटेरेस क्या है, पिछले कई युद्धों से अभी 3, 4, 5 वर्षों का अगर इतिहास देखेंगे, चाहे वो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा हो, चाहे वो युद्ध इज़राइल और हमास के बीच में हो रहा हो,
ठीक है? केवल और केवल बयानबाज़ी इन्होंने किया है। मतलब एक संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है, वो बस एक तोता-सा बन गया है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ भी वो अभी ज्ञान दे रहे हैं कि सबको शांति से काम करना चाहिए, ओके? तो ये सब चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा क्या-क्या अपडेट है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूरी बना ली है और ये कुछ देख रहे हैं एयर फ्रांस ने, ब्रिटिश एयरवेज़ ने, स्विस एयरलाइंस ने, अमीरात जो वो उसका एमिरेट्स है, वो उसने, इटालिया ने, पॉलिश एयरलाइंस ने, लुफ्थांसा ने, इन सब ने पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया है। वो एक उनको खतरा है कि हमला हो सकता है बहुत तगड़े से। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और टॉपिक लेते हैं कि पाकिस्तान के अनुरोध पर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पर मीटिंग हुई है। पाकिस्तान अभी इस वक़्त जो वो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है इस वक़्त, 2 साल की जो सदस्यता मिलती है उसमें, और ये मीटिंग हुई है विशेष अनुरोध पर। और अभी यूएनएससी का जो अध्यक्ष है, वो है ग्रीस, ठीक है? तो उसी ने ये मीटिंग बुलाई थी। 15 सदस्यीय होते हैं यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इस मीटिंग के बाद हालाँकि कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि उसका उद्देश्य काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। लेकिन खबर देखिए आप क्या हुआ है कि टफ क्वेश्चन्स उससे पूछे गए हैं कि ये हमला जो पहलगाँव का था, वो कैसे हो गया? इसमें वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं, उन सब की कितनी भूमिका है? तो ये सब पूरा इस पर सवाल काफ़ी पूछे गए हैं और ये जो मीटिंग हुई है उससे बहुत कुछ निकल नहीं पाया। पाकिस्तान कुछ उसके लिए लायक कुछ बातें नहीं आ पाई हैं, ठीक है? इधर आप देखेंगे रूस जो है ना वो भारत के साथ निकटता बढ़ा रहा है। बढ़ा कैसे रहा है? आप देखिए कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मतलब बातचीत की है, फ़ोन पर मुलाकात नहीं, टेलीफ़ोनिक टॉक हुई है और उसमें पुतिन ने ये कहा है, इस साल के अंत तक जो एनुअल जो मीटिंग होती है ना रशिया और इंडिया के बीच में, तो उसके लिए वो भारत आएँगे और उसने हथियार भी दिए हैं, ढेर सारे हथियार दिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड और भी बात करेंगे हम। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। हाँ, उससे पहले बताऊँ कि इसका जो मैंने जो भी कुछ कहा है, उसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर चले जाइएगा, वहाँ पर फ्री वाला जो कंटेंट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के और वो कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे शार्प लर्निंग ऐप पर। गूगल प्ले पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या तो शार्प लर्निंग सर्च करेंगे या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे, तो ये ऐप मिल जाएगा और करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है, चाहे आईएएस, पीसीएस हो, चाहे दूसरी एग्ज़ामिनेशन हो। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक है स्पेसिस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। बेसिक में एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल की तैयारी होती है और आईएएस-पीसीएस में यूपीएससी और पीसीएस। इसमें खासियत क्या है? तो आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएँगे और अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, यानी 365 दिनों तक। तो 2026 तक के कंटेंट आपको मिलेंगे और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब पीडीएफ होते हैं, टेस्ट होता है, वीडियो होता है और आपके एग्ज़ामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं 2026 तक के, और पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है और सब वीडियो के लिंक भी होते हैं। जैसे अभी जो बातें मैंने बताई ना, वीडियो इन सब के ज़रिए, तो वो आपको वहाँ वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर पढ़ रहे हैं और बेहतर ढंग से समझना है तो क्लिक करेंगे और वीडियो भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे बैचेज़ चल रहे हैं, जैसे यूपी पीईटी, उसके बैच के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया था एक वीडियो में। वो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और उसको लेकर बैच भी लॉन्च हो चुका है। बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका, ₹99 था और हर 48 घंटे पर इसके प्राइसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी ₹124 है। बढ़ जाए उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है शानदार ढंग से, उसके क्लासेस जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी के क्लासेस चल रहे हैं। बीपीएससी का बैच 4 चल रहा है, हालाँकि इसमें एडमिशन बंद होने वाला है, ओके? तो जॉइन कर सकते हैं। बिहार सिपाही भर्ती है और भी कई सारे बैचेज़ हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी का लाइव बैच है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा, अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके?
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत में किस नदी पर बने डैम डैम का नाम क्या है? सलाल डैम और बगलिहार डैम या कहें बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध। तो उसके गेट को मई 2025 में बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जो जाना जो है ना वो बंद हो गया है। तो किस नदी पर बना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? चिनाब, चिनाब रिवर पर। ठीक है, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि चिनाब रिवर पर दोनों डैम सलाल और बगलिहार दोनों डैम को क्लोज कर दिया गया। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सिंधु जल संधि जो है ना उसको भारत ने स्थगित कर दिया है। और सिंधु जल संधि के तहत क्या था वहां, आप ये भारत का पूरा नदी तंत्र का ये ग्राफ देख रहे हैं। उसमें आप यहाँ पर आइए जम्मू कश्मीर की ओर और लद्दाख की ओर। तो उसमें 3 नदियाँ, मतलब टोटल 6 नदियों को देखा गया यहाँ पर है सिंधु जल तंत्र में। ठीक है, और उसमें जैसे कुछ को पश्चिमी नदियाँ कहा गया, उसमें सिंधु है, झेलम है और चिनाब है। तो इसका 80% पानी सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलता है, जबकि जो पूर्वी नदियां हैं जैसे रावी, व्यास और सतलुज, और इसका 80% पानी भारत का अधिकार होता है। तो भारत ने जो है ना वो पहलगांव जो हमला हुआ था उसके बाद भारत ने इस संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी से खुद को पीछे कर लिया था, यानी स्थगित कर दिया था उसको। और उसी में अभी हम तो देख रहे हैं कि चिनाब नदी पर यहाँ जो डैम बने हुए हैं ना उसका गेट को बंद कर दिया पूरी दिया गया। ऐसे में क्या है, इस पूरे इलाके में पानी अब जाना बंद हो गया। ठीक है, और भारत अब अपनी अगली कोशिश कर रहा है कि इधर झेलम पर और फिर सिंधु पर वहाँ भी डैम वगैरह बनाया जाए और फिर उस वहाँ पर उसके गेट को बंद कर दिया जाए। ठीक है, जैसे रामबन में जो है वो गेट अभी बंद किया गया है, बलगिहार में बगलिहार डैम में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच डीआरडीओ ने MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस उसका परीक्षण किया, टेस्टिंग की है। तो किस तरह का ये रक्षा हथियार है? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्या होगा आंसर? समुद्री बारूदी सुरंग है ये। ठीक है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया और इस तरीके से अब देखिए अगर कुछ भी गुजरा तो वहां पर अंदर ही अंदर विस्फोट हो जाएगा और आप नज़ारा देखिएगा किस तरीके से क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो मल्टी इन्फ्लुएंस माइंड ग्राउंड माइन है। ठीक है, नौसैनिक ये माइन है। डीआरडीओ ने स्टेल्थ जो जहाज हैं, जो युद्धपोत हैं दुश्मन के, उससे बचाने के लिए काम किया। एक बार मैप के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। प्यारा भारत है और ये पड़ोसी पाकिस्तान है। तो क्या होगा, युद्ध तो क्या होगा, युद्ध केवल थल सेना ही तो नहीं लड़ेगी, बल्कि समुद्र में भी लड़ा जाएगा, हवा हवा में भी लड़ा जाएगा और साइबर क्षेत्र में भी लड़ा जा रहा है। ओके, तो समुद्र में इतना बड़ा जो अपना जो क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्रों की रक्षा कैसे? तो यहाँ पर माइंस बिछाने का काम, वो सब कुछ चल रहा है। डीआरडीओ ने परीक्षण कर लिया है और उधर से अब भारत के पास ऐसे चीज़ें आ गई हैं कि MIGM को बहुत ही छोटे जहाज पर भी ले जाकर और उधर तैनात किया जा सकता है, लगाए समुद्र में डालना है। ठीक, उसका जो भी कुछ जहाज, सबमरीन या कुछ आता है और वो अपना सिग्नल नहीं दे रहा है, यानी स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब क्या हुआ? रडार से बचने की पूरी उसमें इंतज़ामात हैं। तो फिर भी भारत तो यहाँ अंतरिक्ष से देख रहा है ना, पूरी निगरानी कर रहा है और वहाँ पर जाकर उससे पहले ही, उसके आने से पहले ही वहाँ पर पूरे बारूदी सुरंग समुद्र में लग जाएगी और फिर वो तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे काम चल रहे हैं लगातार। ओके, तो ये जो युद्ध है, वो युद्ध सेना तो लड़ेगी ही। अगर युद्ध होता है तो जो कि माहौल बन रहा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आर-पार की स्थिति सी देखने को मिल रही है। तो यहाँ जनता को भी तैयार किया जा रहा है मॉक ड्रिल के ज़रिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक को भी देख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएँ जिनकी पार्टी ने अभी मई 2025 में चुनाव जीत लिया और दूसरी बार उन्होंने यह पद सँभाला है। क्या नाम है उनका? लॉरेंस वोंग नाम है इनका। क्या है नाम? लॉरेंस वोंग। ठीक है, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये रहा फ़ोटोग्राफ इनका। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 मई को आम चुनाव हुए थे और उनकी जो पार्टी
पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी उसमें जीत हासिल की है। ये पार्टी लगभग 50 साल से सिंगापुर में की सत्ता में काबिज है। लॉरेंस वोंग जो है वो एक अर्थशास्त्री से राजनेता बने थे, अभी 52 ईयर के हैं और पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे पिछले साल ही, मई में उन्होंने पदभार सँभाला था और अब दूसरी बार वो मतलब वो बीच में बने थे, अब चुनाव हुआ है, तो फिर से बन गए और कई साल रहेंगे वहाँ। एक और मैप के ज़रिए देखते हैं सिंगापुर को, अपना प्यारा भारत है और सिंगापुर कहाँ है? भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर हम देखेंगे इस तरफ, पूरब और दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है सिंगापुर। द्वीपीय राष्ट्र है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है थरमन षणमुगरत्नम। प्राइम मिनिस्टर जो अभी अ, फिर से बन गए हैं, उनका क्या नाम है? लॉरेंस वोंग, जो फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? ये बहुत छोटा-सा है, यहाँ पर है। राजधानी क्या है इसका? सिंगापुर सिटी ही नाम है। मुद्रा यहाँ पर चलती है सिंगापुर डॉलर। जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो मलई है और आधिकारिक तौर पर वहाँ कई सारी भाषाएँ हैं, जैसे इंग्लिश है, मलई है, मंदारिनी, चीनी है और तमिल भी वहाँ बोली जाती है आधिकारिक तौर पर। ठीक है, इसके पड़ोस के देशों को देखेंगे तो इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मलेशिया और इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया, ठीक है? और इसके आसपास के समुद्र की अगर बात करेंगे तो इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। यहाँ वाला स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर है और इधर वाला जो देख रहे हैं ना आप ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? कौन है उद्घाटनकर्ता? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया था पटना में, ठीक है? तो वहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां ये संस्करण था, ये भी ध्यान रखना है। तो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में ये आयोजन हुआ था, शानदार ढंग से और बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक है? तो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, मतलब वो दिल्ली में थे क्योंकि अभी बहुत टेंशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वहीं से उन्होंने वर्चुअली बोला कि कोशिश हो रही है कि ओलंपिक गेम्स भी भारत में आए, ठीक है? अब इस गेम्स के बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हो रहा है। तो ये कब से कब तक? 4 से 12 मई, 4 से 12 मई और 5 जिलों को मेज़बानी का काम दिया गया है। कौन-कौन जिले हैं? पटना, नालंदा, नालंदा जो कि राजगीर जिले का एक शहर है, फिर गया जिला, भागलपुर और बेगूसराय इन सबको। और इसमें 28 राज्यों के 8,500 खिलाड़ी ने हिस्सेदारी की है और पहली बार उसमें ई-स्पोर्ट्स भी शामिल किया गया है, ठीक है? और ये देख रहे हैं जब आप उद्घाटन हुआ था उस दौरान का। एक इम्पोर्टेंट बात कि शुभंकर क्या है? गज सिंह ये शुभंकर है, एक पौराणिक प्राणी है और हाथी और शेर का मिश्रण है और इसकी प्रेरणा नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। अच्छा, थीम क्या है? थीम सॉन्ग कहिए तो खेल के रंग बिहार के संग, ओके? और ये जो आयोजन हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर तो वर्चुअली थे, लेकिन वहाँ मौजूद थे कौन-कौन उद्घाटन दौरान? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के लोग थे और केंद्रीय खेल मंत्री, क्या नाम है इनका? मनसुख मांडविया, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन होगा, एंथनी अल्बनीज़ दोबारा किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? अगर आप लगातार हमारा करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो 3 मई को वहाँ पर चुनाव हुआ और उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, प्रचंड जीत उसने हासिल की है, ठीक है? और आपको बताऊँ कि पिछले 21 वर्ष में लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले वो पहले ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है इसके लिए, ओके? एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं, अपना प्यारा भारत है और अब चलते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महादेश भी है, कॉन्टिनेंट भी है ये। इसकी राजधानी है कैनबरा, आबादी करीब 2.67 करोड़ के आसपास है। भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है और मुद्रा यहाँ पर है
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन, कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 मई को। जो कोयला खदान में लोग मजदूर जो काम करते हैं उनके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में कोयला खनन उद्योग कब शुरू हुआ था? 1774 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजर के जो दामोदर नदी के किनारे आसनसोल, दुर्गापुर में रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन शुरू किया था और फिर देश भर में अलग-अलग जगहों पर कोयले मिले थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जर्मनी की फुटबॉल लीग, क्या नाम है उसका? बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा खिताब 2025 किसने जीत लिया है या किस क्लब ने जीत लिया है? तो फ्रेंच क्लब है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख, तो उसी ने ये खिताब जीत लिया है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।